सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिया डागा। और ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है C++ की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें हमारे ऑलरेडी लेक्चर 26 तक सारे कवर हो गए एंड इट्स अवर लेक्चर नंबर 27। तो चलो अब अपनी जल्दी से कॉपी किताब निकाल लो, यानी कि कॉपी और पेन निकाल लो और साथ के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये मैं बता दे रही हूँ, ये हमारा है लेक्चर नंबर 27। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं चीजें लिख रही होंगी ना, आप भी साथ के साथ वो चीजें लिख रहे होंगे। तो थोड़ा मैं बोलूंगी, थोड़ा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ना, तो यार पहले प्रीवियस वीडियो देखे हो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है, जब भी समझ में आ पाएंगे कॉन्सेप्ट्स। बट अगर आपने स्टिल नहीं देखी तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक उसकी बेसिक चीज पता करी थी कि व्हाट एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, क्या क्या टाइप्स के होते हैं, ग्राफ्स देखी तो किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, वो देखा था हमने। आज हम क्या देख रहे होंगे यार, आज हम ना थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अब आपको ये तो पता चल गया थ्योरेटिकली वाइज कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। बट अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इफ अगर क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको पहले क्यों पढ़ा रही हूँ, लाइक सर्चिंग से पहले मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब भी आप अपने इंटरव्यू में जाते हो ना, आप कोड लिखते हो तो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि भाई आपने जो कोड लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, या आप इस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड लिखो। फिर आपको कैसे पता चलेगा, आप तो बोलोगे यार दीदी आपने तो हमें बस थ्योरेटिकल वाइज बता दी थी, अब हम क्या करें, अब हम कैसे पहचाने कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है कैसी नहीं। तो आज के वीडियो में ना यार हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, ठीक है, जो हमारे किस पे बेस्ड होंगे, जो हमारे होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड। देखो यार साथ के साथ नोट करते जाना, क्योंकि मैं साथ के साथ इरेज करते जाऊंगी, ठीक है। साथ के साथ इसी जब मैं साथ के साथ इरेज करूंगी ना, मुझे लगता है जब भी आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बना लेना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं ट्राई करूंगी कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये मैं नहीं बोल सकती कि यार आज हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करनी है, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करनी है, बट स्टिल वी ट्राई अवर बेस्ट कि हमारी जितनी चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है सब कुछ पढ़ लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी बिगनिंग, लाइक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक। हम ना एक एक लाइन के क्वेश्चन देख रहे होंगे, अभी क्वेश्चन नहीं लाइक टाइप्स देख रहे होंगे, अच्छा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे। फिर हम थोड़ी लूप्स वगैरह के क्वेश्चन देख रहे होंगे, सो दैट यू गाइज कैन गेट एन आइडिया कि हाँ भाई कैसे हो रहा है। तो चलो हम फिर अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। लाइक एफ एन, आप साथ के साथ नोट करते जाओगे, लाइक एफ एन 7² + 9n, क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सोचो, देखो ये सबसे बढ़िया, जब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो ना तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले ना अपने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को मारो गोली, कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट्स को आपको इग्नोर करना है और अपनी लोअर डिग्री को भी इग्नोर करना है। मतलब अगर मैं इधर बोलूं, देखो कांस्टेंट आपका क्या है 9 और 7, इन दोनों को इग्नोर करो, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ जिससे चीज क्लियर हो जाए, मैंने बोला कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करो, लोअर डिग्री को इग्नोर करो, बच्चा कुछ है क्या है n²। तो यही आपकी हो गई क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ n², इसकी क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दो चीजें याद रखनी, जब भी आपके प्लस में हो ना, क्या करना है आपको, कॉन्स्टेंट्स इग्नोर करने हैं और डिग्री इग्नोर करनी, कौन सी, लोअर वाली। ऐसा नहीं है कि यार जब हमारी ट्रिपल में हो फिर क्या करेंगे, तो यार कॉन्स्टेंट्स आपको इग्नोर ही करते चलना है, ठीक है। एक हमारे ये टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब हम चलते अपने दूसरे टाइप के एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारा एफ एन इज इक्वल टू 7n4 + 6n3। बताओ इसकी क्या होगी, हमें कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करा, लोअर डिग्री को इग्नोर करा, क्या होगी, बिग ऑफ n⁴, ठीक है। ये होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो साथ के साथ नोट करते जाना, वरना घिचड़ पिचड़ हो जाएगी तो कुछ समझ नहीं आना है, ठीक है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। हम थोड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सो दैट हमें आइडिया मिल जाए। लाइक fn² इज इक्वल टू, आपने बोल दिया n² + log n। अब बोलोगे अब यहाँ पे क्या होगी, याद है मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था जिसमें हमारी सबसे छोटी कौन सी थी, log n वाली थी। याद करो मैंने आपको एक बनवाया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऐसे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने लिखा था भाई log n सबसे कम वाली होती, याद है। तो मैंने क्या बोला था, आपको इग्नोर करना है कौन सी डिग्री, लोअर डिग्री। तो आपने लोअर डिग्री इग्नोर करी, तो आंसर इसका क्या होगा, बिग ऑफ n²। इसकी क्या होने वाली है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली। चीज समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आपको चीज मुझे लग रहा है क्लियर होती जा रही होंगी। अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब आपको क्या होगा, थोड़ी दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे अब आपको चीज भी क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने, थोड़ा अब आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप की चीजें हैं, किस टाइप का वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा होने वाला है फोर्थ क्वेश्चन। एफ एन इज इक्वल टू 2n³ + 7n² + 9।
हमें क्या करना था, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है। 9 को हमने इग्नोर करा, 7 को इग्नोर करा, 2 को इग्नोर करा, लोएस्ट डिग्री को भी करना है, तो बच्चा कुछ है क्या, ओ की पावर एन क्यूब आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, एफ एन इज इक्वल टू 7982501। क्या होगी भाई, कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट की क्या होती है, बिग ऑफ 1, बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, सिक्स्थ अपना एफ एन इज इक्वल टू एन की पावर 7 और नीचे 700। क्या होगा, मैंने बोला कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है, कॉन्स्टेंट्स इग्नोर, क्या बचा, बिग ओ ऑफ एन की पावर 7। ठीक है, फिर हमारा सेवेंथ आता है जिसमें हमने बोला एफ एन इज इक्वल टू 9n स्क्वायर प्लस लॉग एन ले लो। तो इसमें अब हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट्स इग्नोर और हमारी लोएस्ट डिग्री इग्नोर, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर। देख रहे हो यहाँ पे लॉग एन हमारी लोएस्ट डिग्री होती है, इसलिए हमने उसको इग्नोर करा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एट्थ, एफ एन इज इक्वल टू एन की पावर 7। क्या आ जाएगा, बिग ऑफ एन, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ थे जिससे आपको लग गया होगा। एक यहाँ पे और देख लेते हैं यार आखिरी, जिससे आइडिया लग जाए। एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 9 2। क्या होगा, बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बचा क्या, बिग ओ ऑफ एन। तो कुछ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले फंडा क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है अब इतना डाउट वगैरह नहीं होगा। देखो, अगर आपकी नोट में लिख लो यार, ये ना नोट है आपका। ठीक है, अगर आपकी लूप जो है वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग इन द सेंस, अगर पहले बता दे रही हूँ, अगर आपकी लूप अलग अलग है ना तो वो प्लस होती है। क्या प्लस होती है उसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी उसकी प्लस होती है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा फॉर, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी, ये कर दी। ठीक है, फिर मैंने लिखा फॉर सेम कंडीशन देन ये। अब देख लो, इसकी मैंने बोल दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, और इसकी मैंने बोल दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एम। ठीक है, बट इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन प्लस एम। कैसे होगी मैं बताती हूँ। देखो, लूप जब अलग अलग होती है, मतलब अब कैसे समझोगे आप, देखो जो आपकी अगर लूप अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने बोला कि एक फॉर लूप इधर है, आपने यहाँ पे कुछ कंडीशन दी, फिर यहाँ पे आपने कोड लगा दिया, फिर आपने एक और फॉर लूप लिखी, उसके अलग से आपने लगा दी। तो आपने बोला यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ एन है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एम। जब हमने देखा कि भैया हमारी दो लूप अलग अलग है, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया बिग ऑफ एन प्लस एम। मैंने उन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहीं पर सोचो, अब यहीं पर एक चीज हमारी ये सोचने वाली बात है, क्या सोचने की बात है, रुको एक काम करती हूँ, इसको यार इरेज ही करना पड़ेगा। ये तो आपने समझ लिया कि जब हमारी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो, हमारी जब मतलब लूप हमारी सेम वाली हो, सेम इन द सेंस जब हमारी लूप है ना, एक लूप के अंदर एक लूप नहीं आ रही, सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही वो है। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, अब थोड़ी समझने वाली बात क्या है, अब मैं आपसे बोल दूं कि यार पर मैं यहाँ पे नोट में एक और चीज लिख दे रही हूँ। अभी आपने देखा जब जब हमारी लूप अलग अलग है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शिट, ये क्या कर दिया, जब हमारी लूप अलग अलग है तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपने उसको ऐड कर दिया था। अब आपकी जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सेम होंगी, देन मल्टीप्लाई होगा। सेम का मतलब समझ रहे हो यार, सेम मतलब ये नहीं दोनों सेम, सेम का मतलब मैं बताती हूँ नेस्टेड वाला। क्योंकि देखो यार, अभी तक हमारी लूप्स अलग अलग थी तो हम उनको क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। अब मैंने बोला नेस्टेड लूप्स होंगी तो क्या होंगी, हमारी मल्टीप्लाई होंगी। लाइक जैसे मैंने लिखा फॉर के आगे हमारा ये है, तो हमारी ये लूप एक तो चल रही है, बट हमने क्या करा, एक और फॉर लगा दिया इसके अंदर।
मतलब आपका एक फॉर लूप तो चल ही रहा था, बट कंडीशन के अंदर हमने एक और फॉर लूप लगा दिया, फिर लगा दिया, तो यानी कि जो हमारी जो थी इसकी बिग वो थी n और इसकी थी m, बट हमने जब इसकी कंबाइंड करी तो क्या होगी, बिग ओ ऑफ n इंटू m। क्यों? क्योंकि आपने देखा आपकी जो थी, ये देखो आपकी ये जो एक लूप थी फॉर लूप, उसके अंदर आपने एक और फॉर लूप लगा दी, मतलब लूप के अंदर एक और लूप लग गई, नेस्टेड लूप्स हो गई। जब आपकी क्या होगी, जब आपकी ना नेस्टेड लूप्स होगी तो क्या होंगी, कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं सिंपल सी भाषा में, अगर मैं बोलूं, देखो अगर आपकी लूप अलग अलग है तो क्या है, प्लस है। ठीक है, अगर नेस्टेड है तो आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये नोट कर लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं चीजें, क्योंकि जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, वो क्वेश्चंस आपके इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम ना थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो थोड़ा ना आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये है। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चंस लिखो तुम मेरे साथ और करते हैं सॉल्व। चीज समझ में आ गई ना? ठीक है, मैं दो दो बार तीन तीन बार बोलूं जिससे चीज क्लियर होती जाए। इंट c इज इक्वल टू 0, साथ के साथ लिखते जाना कोड वरना भूल जाओगे, और d इज इक्वल टू 0। ठीक है, c आपने d वेरिएबल बना दिया। अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैंने एक लूप लगाई i से 0, आप i को n तक चलाओ और आप i को क्या कर दो, प्लस कर दो, और कुछ अंदर कंडीशन लिख दी मैंने। फिर मैंने एक और फॉर लूप लगाई जिसमें मैंने बोल दिया j 0 है, j को जलाना m तक और j कर देना प्लस प्लस। फिर मैंने अंदर कुछ कंडीशन लिख दी। अब बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो यार, इसमें लूप अलग अलग है, एक लूप ये है एक लूप ये है, नेस्टेड तो हुई नहीं। नेस्टेड होती तो एक के अंदर एक होती, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n हो गई। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m हो गई। क्यों? क्योंकि ये n तक चली और ये m तक चली है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग O ऑफ n प्लस m। समझ में आई ये चीज? ठीक है, क्योंकि अगर ये यहीं पर लूप्स नेस्टेड होती तो हमारी क्या हो जाती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग O ऑफ n इंटू m, बट यहाँ क्या हो गई आपकी n प्लस m हो गई। ओके, तो चलो अब हम जल्दी से रेस करते हैं और अपना ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अपना सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला इंट a इज इक्वल टू 0 पॉइंट c इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक फॉर लूप लगाई जो i से चलकर n तक जा रही है। ठीक है, और यहीं पे मैंने एक और फॉर लूप लगाई जो j से चलकर n तक जा रही है, कुछ कंडीशन लिखी और कुछ खत्म। अब मुझे चलो बताओ, 2 मिनट का पॉज लेना और मुझे बताना अब इसका कोड का आंसर क्या होने वाला है। तुम देख रहे होगे यहाँ पे यार, चलो एक काम करती हूँ, मैं एक और चीज लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा टफ बना देते हैं, बट पहले अरे चलो यार इतने का ही आंसर दे दो। नहीं यार चलो लिख देते हैं। देखो फॉर हमने लिखा कि k 0 तक है और k हमारा n तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कुछ कुछ कंडीशन हो रही है। ठीक है, अब जरा सोचो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक आपको सिर्फ अलग अलग वाली बताई थी और यहाँ पे वैसी वाली बताई थी, बट अब मैंने क्या कर दी, नेस्टेड वाली लगा दिया। देखो अब यहाँ पे ना मिक्सचर है, मिक्सचर कैसे देखो समझो। यहाँ पे हम एक रफ वाला ले लेते हैं, समझते हैं। पहली लूप चली i से लेकर n तक, ठीक है, फिर दूसरी चली j से लेकर n तक, बट आप एक चीज देख रहे हो, ये नेस्टेड है। नेस्टेड लूप्स में मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई हो जाता है। दोनों कहाँ तक चली, n तक, तो मैं n इसकी मान लूँ n इसकी मान लूँ, तो मैं दोनों की बोल सकती हूँ भाई बिग ऑफ n स्क्वायर हो गया। दीदी हाँ ठीक है। फिर मैंने बोला भाई एक लूप अलग चली है जो है चलिए आपकी k से लेकर n तक, मैंने बोला ठीक है, तो क्या मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मांग सकती हूँ बिग ऑफ n, मैंने बोला हाँ। पर आप देख लो एक लूप हमारी ये है एक ये, तो ये दो अलग अलग हो गए, दो अलग अलग में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मैंने कहा मैं ये मान लूँ बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस बिग ऑफ n, तो आपने बोला हाँ, सॉरी बिग ऑफ n, मैंने कहा ये मान लूँ, तो आपने बोला हाँ दीदी मान लो। मैंने कहा यार इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बिग ओ ऑफ n स्क्वायर, लिख सकती हूँ नहीं, क्योंकि आप जब देखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो मैंने ग्राफ बनवाए थे जिसकी कम होती है वो वाली, तो आप देखोगे बिग ऑफ n स्क्वायर की कम है। तो मैंने कहा यार मैं लास्ट ये आंसर लिख सकती हूँ बिग ऑफ n स्क्वायर है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ? नहीं आया? एक काम करते हैं हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, रुको। देखो मैंने बोला एक मेरी लूप थी जो i से लेकर n तक चली थी, ठीक है। मैंने बोला एक दूसरी लूप थी जो मेरी j से लेकर n तक चली थी, मैंने कहा बट ये आपस में नेस्टेड थी। मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी n चली इसकी n चली तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपने बताया था तो बिग ऑफ n स्क्वायर हो गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला मेरी एक और लूप है जो k से लेकर n तक चली थी,
मैंने कहा ठीक है। पर मैंने कहा यार उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हुई, ठीक है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा पर यार देख लो दो कॉम्प्लेक्सिटीज अलग अलग चल रही हैं, तो अलग अलग में दीदी आपने प्लस बोला था। मैंने कहा हाँ यार बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिग ऑफ एन कर देते हैं। तो मैंने कहा यार मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बिग ऑफ एन स्क्वायर। आपने बोला हाँ यही तो आंसर है, और क्या है, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। चलो यार अब हम अपने चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा थर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। हमने बोला कुछ तो वेरिएबल है, एक लूप चला दे रही हूँ मैं जो चल रही है आई से लेकर एन तक। यार मैं सिर्फ समझा रही हूँ, क्वेश्चंस का आइडिया बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा आइडिया, ठीक है। मैंने बोला यार फिर एक चल रही है हमारी जे से एन से लेकर आई तक, ठीक है। कुछ कुछ तो कंडीशन हो रही है, कुछ कुछ तो आपकी कंडीशन हो रही है, ठीक है। कुछ कुछ तो आपकी कंडीशन हो रही है। अब मुझे बस ये बता दो इसका आउटपुट क्या होगा। सोचो, देखो आपकी एक लूप है जो चल रही आई से लेकर एन तक। मैंने कहा हाँ ठीक है दीदी बिग ऑफ एन हो गया। मैंने कहा ओके। पर दीदी नेस्टेड हो रही है दूसरी, बट दीदी यार दूसरी जो है एन से लेकर आई तक चल रही है, उल्टी चल रही है। बट मैं यही तो बोलूंगी भाई चल तो एन टाइम्स ही रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो एन टाइम से ज्यादा चल रही हो, चाहे वो उल्टी चल रही हो सीधी चल रही हो, पर चल तो वो एन टाइम्स ही रही है। मैंने कहा हाँ तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ बिग ऑफ एन। मैंने कहा हाँ पर दीदी तो नेस्टेड है। मैंने कहा भाई बहुत सही पकड़ा, नेस्टेड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होता है ना बिग ऑफ एन इंटू बिग ऑफ एन, क्या होगा भाई बिग ऑफ एन स्क्वायर ही तो हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही समझा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो रही है, ठीक है, मतलब तो हमारी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई है, ठीक है। अब क्या बचा है आपका, एक चीज यार इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, नोट कर लेना। अभी आपने देखा जितने हमने करी, मैंने आपसे बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। जितने हमने अभी तक क्वेश्चंस करे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा, बट अपनी एक चीज याद रखना, आपने जितने क्वेश्चंस करे ना वो ऐसे टाइप के थे, लाइक आई से लेकर एन जा रहे हैं, सारे एक कांस्टेंट टाइम के लिए जा रहे थे, याद है, मतलब कांस्टेंट था आपकी। अगर आपका ना जब कांस्टेंट हो, ऐसा मत समझना कुछ लूप्स में कांस्टेंट नहीं होता, कुछ में फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जब आपकी जो है फॉर लूप में जब आपकी कांस्टेंट हो, जब भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होगी, वरना नहीं होगी। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, आपने जब भी फॉर लूप लगा रहे होगे या वाइल लूप लगा रहे होगे, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन जब भी होने वाली है जब वो चीज आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वरना नहीं होने वाली। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो अब मैं अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर लूप थी 0 से लेकर मैंने एन तक चलाई, कुछ अंदर कंडीशन लिख दी, ठीक है। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन हो गई। मैंने कहा हाँ। इसके अंदर मैंने जो जो लिखा कांस्टेंट था तो बिग ऑफ 1 हो गई। मैंने कहा हाँ। तो यार मैंने कहा इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई, है ना, बिग ऑफ एन ही तो हो गई। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहीं पर एक दूसरा देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला एक हमने चलाया फॉर 0 से लेकर एन तक। मैंने कहा ठीक है यार 0 से एन तक हो गई। मैंने बोला जो देख रहे हो, चलो अभी बताती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा एक फंक्शन है नम्स का और वो है एन, ठीक है। अब एक बात देखना, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी मैं बताती हूँ, क्योंकि देखो यार जो आपने इसकी बताई थी बिग ऑफ एन, ठीक है, बट जो इसके अंदर चीज लिखी थी ना वो कांस्टेंट चल रही थी, लाइक 1 से लेकर एन चल रही होगी या 2 से लेकर एन चल रही होगी, मतलब कांस्टेंट टाइम के लिए चल रही थी, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ 1 हो गई। बट मैंने बोला यार चलो इसकी तो 1 है, बट आप देख रहे हो यार फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया, तो ये फंक्शन तो किसी उस पर डिपेंड कर रहा होगा ना, जो बाहर उसके फंक्शन लिखा गया होगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो तो बाहर वाले फंक्शन पे डिपेंड कर रही है ना, तो अब इसकी बिग ऑफ एन तो हुई नहीं, बिग ऑफ एन तो हुई नहीं ना, क्योंकि जो आपने अंदर लिखा है वो फंक्शन है। अब जो है वो इसका जो फंक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बाहर वाली चीज पे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन तो हुई नहीं। अब बाहर वाली की बिग ऑफ 1 हो सकती, कांस्टेंट भी हो सकती है, बिग ऑफ कुछ भी हो सकती है, लॉग एन हो सकती है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाहर वाली होगी अब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होने वाली है, ठीक है। वो चीज अब नहीं रहेगी, ओके, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने एक और मतलब उस चीज पे जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये वाला ना आपने जब क्वेश्चंस करोगे भी, जैसे हमारे लीड कोड हो गया, कोड स्टूडियो हो गया, कोड फोर्स हो गया या कोड शेफ हो गया, बहुत सारे जो होते हैं, जब आप उसमें क्वेश्चंस करोगे ये चीज आपकी लिखी हुई आती है। एंड ये चीज आपकी कुछ भी नहीं, मैं बताती हूँ क्या है।
ये है आपका TLE। मतलब अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपकी। इसकी फुल फॉर्म होती है टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीडेड होती है इसकी, ठीक है। क्या होता है इस पे ना, जब ये होता है कुछ हमारी टाइम लिमिट एक्सीडेड जब आती है, जब आपने अपनी जो आपका कोड होता है उसमें नहीं लिखी होती है। एंड जो हमारी मोस्टली जो मशीन्स होती है ना, वो 10⁸ वाला ऑपरेशन रूल अपनाती है। क्या होता है क्या नहीं वो नहीं पढ़ेंगे आप, बट ये चीज़ आप कैसे देख सकते हो, जब भी आप देखा होगा जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, हम अपना जब इनपुट वाला पार्ट पढ़ते हैं उसके नीचे हमारा एक आता है कॉन्स्ट्रेंट्स वाला पार्ट। यार वो पढ़ना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लिखा है ना कि 1n × 10⁵, यानी कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो इसके बीच वाली होनी चाहिए। उनका मतलब ये होता है, ठीक है, उनका मतलब ये होता है कि यार आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, ये आपका जो ये जो है ना आपका TLE, ये आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो कॉन्स्टेंट्स में वैल्यू लिखी है वो वैल्यू की ही आपकी होनी चाहिए। कोड आपका क्या होना चाहिए, उसी वैल्यू का होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, देखो यार एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। चलो मैं आपको ना एक चार्ट बनवा देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से और आइडिया लग जाएगा। आप ये नोट करते जाना, ठीक है। बिग O ऑफ n की पावर 6, बिग O ऑफ 2n स्क्वायर, बिग O ऑफ n की पावर 4, बिग O ऑफ n की पावर 3, बिग ऑफ n स्क्वायर log n, बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n log n, बिग O ऑफ n या बिग O ऑफ log n, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10⁻⁻ कुछ 11, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता दूंगी क्या है। 80, 100, 400, 2000, 10⁻⁴, 10⁻⁶ एंड 10⁻8। एंड ये जो है यहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब देखो इन शॉर्ट बताती हूँ आपको। देखो जब हम कॉन्स्टेंट्स देते हैं तो यार आपने देखा होगा आपके कॉन्स्टेंट्स कुछ ऐसे ही लिखे होते हैं वहाँ पे। यानी कि अगर आपके कोड में बोला गया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या लिखना है, एल्गोरिथम लिखनी है। अगर बोल दे कि आप बिग ऑफ 10⁸ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या लिखना है, आपको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही वो लिखनी है एल्गोरिथम। तो इससे क्या होता है आपको पता चल जाता है। लाइक ये जब आपके होंगे ना, मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि जब क्वेश्चंस में होते हैं ना कि भैया ये है तो अब आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा यानी कि मैं 2000 दे रखा है, यानी कि हमें इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लिखना है ग्राफ, मतलब एल्गोरिथम। हमें इससे ऊंचा वाला तो सोचना ही नहीं है, हमें इससे नीचे सोच लो, बहुत अच्छा, बट ये हमारा मैक्स होने वाला है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहीं पर एक काम करते हैं, हम अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पूरे की पूरा क्या हो गया, यहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है अपनी कवर कर लिया। ईच एंड एवरीथिंग हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कवर कर लिया। बट मैं फिर से बोल दूँ, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी नहीं हुई है। जस्ट मैंने बेसिक आइडिया, जब हम रिकर्शन पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं डिफरेंट हो जाता है, जस्ट मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है। हम नेक्स्ट अपने जो होगा ना उसमें हम पढ़ रहे होंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपने उसमें पढ़ रहे होंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत छोटी सी, इसको जल्दी खत्म कर देंगे। फिर हम अपने पढ़ रहे होंगे बाइनरी सर्च के ऊपर, ठीक है। बाइनरी सर्चिंग क्या होती है, क्योंकि हमने लीनियर सर्चिंग पढ़ लिया, बाइनरी सर्च पढ़े होंगे, या फिर हम कुछ एरेस के लीड कोड के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। हम ये करने वाले हैं, ये तो हमारा खत्म। ये पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट में, ये पढ़े होंगे या फिर ये, तो अच्छे से करना। और अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि कैसा क्या चल रहा है, मज़े आ रहे हैं लेक्चर्स में या नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। टिल देन कीप लर्निंग।